बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। TFX कान फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कब होगी और ये किन इंजन्स के साथ अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब हमें हर जगह से ये सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द तुर्की के इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है, लेकिन ऐसा कब होगा इस बारे में अभी तक कोई भी सही तरह इंफॉर्मेशन फराहम नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि तुर्की ने इस फाइटर जेट के 3 से 4 प्रोटोटाइप बनाने थे। उनमें से पहला प्रोटोटाइप तो हम देख चुके हैं, जिसको तुर्की ने ग्राउंड टेस्टिंग के लिए बनाया था। लेकिन जिस प्रोटोटाइप ने इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवानी थी, क्या अभी तक वो बन पाया या नहीं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस फाइटर जेट का दूसरा प्रोटोटाइप बन चुका है और इस मामले को हम एक वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ इस फाइटर जेट का ज्यादातर इक्विपमेंट इस वक्त तुर्की की जानिब से बना लिया गया है और ये लड़ाका त्यारा अपनी फर्स्ट फ्लाइट F-16 फाइटर जेट के इंजन्स के साथ कंडक्ट करेगा। लेकिन ये इंजन्स इस फाइटर जेट की पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तुर्की इस वक्त दुनिया के कई ममालिक के साथ इस फाइटर जेट के इंजन के हसूल के लिए राब्ते में है। तुर्की की पहली कोशिश ये है कि तुर्की अपने इस फाइटर जेट के लिए अमेरिका से इंजन हासिल करे और इस काम के लिए तुर्की ने अमेरिका से राब्ता भी किया है और अमेरिका से दरख्वास्त किया कि आप हमें अपने F-15 या फिर F-18 फाइटर जेट के इंजन फराहम कर दें। लेकिन ये मामला अभी बीच में अटका हुआ है क्योंकि अमेरिका भी तुर्की से कई मफादात हासिल करना चाहता है। अमेरिका ये तुर्की को कह रहा है कि पहले आप हमारा काम करें, जब आप हमारा काम कर देंगे उसके बाद हम आपका काम करेंगे। और ये दोनों ही मुल्क एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तुर्की को ये डर है कि अमेरिका जो हमसे मफाद हासिल करना चाहता है, जब उसको उसका वो मफाद हासिल हो जाएगा उसके बाद वो हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। जबकि अमेरिका ने अपनी जिद बनाई हुई है कि पहले मैं तुर्की से काम लूंगा, उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि हम तुर्की का काम करें या फिर नहीं। और अमेरिका की इन्हीं आदतों की वजह से अमेरिका ने दुनिया के अंदर अपने कई दुश्मन बना लिए हैं और उनमें से अमेरिका का एक दुश्मन है हमारा हिमसाया मुल्क ईरान। और ईरान ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिस वजह से अमेरिकन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसलिए हम TFX के पूरे मामले को कवर करने से पहले ईरान की जानिब से जो खबर निकलकर सामने आई है उस पर नजर डालेंगे। अमेरिका इस वक्त अपने नाजायज बच्चे इसराइल को बचाने के लिए पहुंचा हुआ है और उसने इसराइल की हिफाजत करने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज रखा है। और ईरान ने इस वक्त अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर मौजूद स्टाफ की नींदें हराम कर रखी हैं, क्योंकि कभी तो ईरान का ड्रोन बिल्कुल इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास पहुंच जाता है और अमेरिकन को इस ड्रोन के बारे में पता भी नहीं चलता, और कभी ईरान कोई और ऐसा कारनामा सर अंजाम दे देता है जिस वजह से अमेरिकन की नींदें हराम हो जाती हैं। अब ईरान की जानिब से एक नई सबमरीन को अनवील किया गया है। ये एक स्पाई सबमरीन है जिसको हम UUV कहते हैं और इस सबमरीन की वीडियो आप लोगों के सामने चल रही है। बज़ाहिर देखने से तो यही पता चलता है कि ये एक जासूस सबमरीन है। ईरान इसके जरिए अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक खुदकुश सबमरीन है और इसके साइज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने इसके ऊपर इतना बारूदी मवाद नस्ब किया होगा जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए काफी होगा। अगर ये एक अकेली सबमरीन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को ना भी डुबो पाए, फिर भी ये उस एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना नुकसान पहुंचा दे कि वो दोबारा फिर सर्विस में रहने के काबिल नहीं बचेगा। अब अक्सर हम आम जुबान के अंदर एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि चड्डीधारी सेना की औकात 2 टके की है, ये लोग टके टके पर बिक जाते हैं। तो उसी तरह ईरान की इस सबमरीन की औकात सिर्फ 2 टके की है, लेकिन ये 2 टके की सबमरीन अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो सकती है। अमेरिका पूरी दुनिया को जंग के अंदर धकेल रहा है और अमेरिका ने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो कि पूरी की पूरी इंसानियत को भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिका बहादुरी वो पहला मुल्क था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और आज आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर कितने न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। अमेरिका की वजह से सारा कारनामा सरअंजाम दिया गया और वैसे अमेरिका इंसानियत का लंबरदार बनता है। अमेरिका की जानिब से सबसे पहले ड्रोन बनाए गए और कई और इकसाम का ऐसा असला जो कि इंसानियत को खत्म कर सकता है अमेरिका की जानिब से बनाया गया। आज जब दुनिया के और मुमालिक ऐसे असले को बनाते हैं तो अमेरिका इंसानियत का लंबरदार बन जाता है और उस मुल्क को दहशतगर्द कहना शुरू कर देता है, जबकि दुनिया के सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क खुद अमेरिका है और उसके जेरे साया पलने वाला नरेंद्र मोदी भी एक दहशतगर्द है। इस बारे में आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और नरेंद्र मोदी की चड्डीधारी सेना आजकल बहुत ज्यादा शोर मचा रही है और ये कह रही है कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा किया, हमने 90,000 या 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अरेस्ट किया, हमने जनरल न्याजी को सरेंडर
सरेंडर करने पर मजबूर किया। जबकि ये ऐसी बातें करते हुए ये भूल जाते हैं कि 1962, 1963 के अंदर क्या हुआ था, 1965 के अंदर क्या हुआ था, 1948 के अंदर क्या हुआ था और उसके अलावा 1999 में क्या हुआ था और 2017 के अंदर क्या हुआ था। ये लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं। आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं और इसी टॉपिक से मुतल्लिक मैं आप लोगों के साथ चंद बातें शेयर करना चाहता हूं और आप लोगों की राय लेना चाहता हूं। मामला कुछ इस तरह के आप तमाम लोग काफी अरसा से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं और आप लोग ये भी जानते होंगे कि मैं गलत को गलत कहता हूं और सही को सही कहता हूं। जहां पर हमारी आर्मी गलती करती है मैं वहां पर अपनी आर्मी को क्रिटिसाइज करता हूं। जहां पर हमारी आर्मी का कोई ऑफिसर गलती करता है मैं उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करता हूं। जहां पर हमारे सियासतदान गलत होते हैं मैं उनको ललकारता हूं, ये बगैर सोचे समझे कि मुझे इसके नतीजे क्या भुगतने पड़ेंगे। आप तमाम लोग ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा ऐसे चैनल मौजूद हैं जिनको स्पॉन्सर किया जा रहा है या उनकी बैक के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, इसलिए वो लोग सच को जानते हुए भी कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इन लोगों के असल चेहरे हमें ट्विटर के ऊपर नजर आते हैं। जहां पर इन लोगों के ग्रुप इस वक्त सियासी पार्टियों के खिलाफ पोस्टें कर रहे होंगे या कभी किसी सियासी जमात के हक में पोस्टें कर रहे होंगे, कभी बलोचों को गद्दार कह रहे होंगे तो कभी बलोचों के हक में नारे बुलंद कर रहे होंगे। यानी मतलब ये लोटे बने हुए हैं। आज ये पठानों को गलत कह रहे होंगे, कल ये पठानों को सही कह रहे होंगे। आज ये पंजाबियों को ललकार रहे होंगे, कल ये पंजाबियों के साथ खड़े हो जाएंगे। आज अगर बलोचिस्तान वालों को दहशतगर्द कह रहे होंगे तो कल को ये बलोचिस्तान वालों को अमन पसंद कहेंगे। तो इस मामले को आप लोगों के साथ शेयर करने के पीछे की वजह यह कि जब मैं 1971 के टॉपिक को कवर करूंगा तो उसके अंदर मुझे सियासत को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और आर्मी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर जिसकी गलती होगी उसकी गलती बतानी पड़ेगी और इंडिया का इसके अंदर क्या रोल था वो भी बताना पड़ेगा। शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया को बुलाया था या फिर नहीं बुलाया था ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों शेख मुजीबुर रहमान ने अपने घर के ऊपर बांग्लादेश का फ्लैग लहराया। यानी इस मामले को हर जगह से मुझे कवर करना पड़ेगा और जब इसके अंदर सियासी पहलू और आर्मी का पहलू आ जाता है तो अक्सर हमारे लोग बगैर कुछ सोचे समझे उल्टे सीधे अलकाब उगलना शुरू कर देते हैं और वही सब कुछ कहना शुरू कर देते हैं जो कि हमें किताबों के अंदर पढ़ाया गया है। जबकि हम तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे भारत है या फिर पाकिस्तान है, हमारी किताबों के अंदर अक्सर ऐसी चीजें लिखी गई जो कि सच नहीं है। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग मुझसे इस टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं या फिर नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि जब मैंने इस टॉपिक को कवर करना है तो फिर काफी ज्यादा लोगों के कपड़े फटेंगे। फिर ये भी पता चलेगा कि भुट्टो की क्या गलती थी और ये भी पता चलेगा कि मुजीबुर रहमान की क्या गलती थी और ये भी पता चलेगा कि भारत वहां पर मुंह उठा के क्यों आया और भारत ने किस वजह से इस मामले के अंदर इंटरफेयर किया और भारत ने क्यों अपने ऊपर खुद हमला करवा के बांग्लादेश के ऊपर हमला किया। और फिर ये भी पता चलेगा कि या गलत था या फिर आमिर न्याजी गलत था। आमिर न्याजी ने अपनी मर्जी से सरेंडर किया था या फिर याह्या खान ने उसको कहा था। इसलिए इस टॉपिक को मैं उसी वक्त कवर करूंगा जब आप लोग मुझे कहेंगे। हम तमाम लोग ये बात तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अपने बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा 1971 के अंदर। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि हमने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया था और हम ये भी नहीं जानते कि भारतीय फौजी कितने हलाक किए थे हमने। और उसके अलावा हमें इस बात का भी नहीं पता कि बांग्लादेशी कितने सोल्जर अरेस्ट हुए थे उस वक्त, क्योंकि आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमारे मुल्क के अंदर जितने भी सूबे मौजूद हैं उनकी सरहदों की हिफाजत करने के लिए जो जवान वहां पर मामूर हैं उनका ताल्लुक सिर्फ पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान या कश्मीर से नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह कि पंजाब की सरहद के ऊपर जो जवान खड़ा है जरूरी नहीं कि वो पंजाबी होगा, बल्कि वो पश्तून भी हो सकता है, बलोच भी हो सकता है और सिंधी भी हो सकता है और ऐसा ही होता है। तो जिस वक्त बांग्लादेश का मामला था उस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी फौजी वहां पर मौजूद थे। क्या उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान के कोई भी लोग वहां पर फौज में मौजूद नहीं थे? वहां का कोई भी बशिंदा पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं खड़ा हुआ था? क्या वो तमाम लोग उस वक्त छुट्टी पर जा चुके थे या पाकिस्तान आर्मी ने मगरबी पाकिस्तान से स्पेशल फोर्स को भेजा था? ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खैर इसके बारे में जब अपनी राय का इजहार करेंगे उसके बाद हम इस टॉपिक को कवर करने के बारे में सोचेंगे। फिल वक्त हम TFX फाइटर जेट के मामले को कवर कर लेते हैं। TFX फाइटर जेट का बाकी तमाम इक्विपमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन मामला फंसा हुआ है इंजन का। तुर्की इस वक्त चीन के साथ भी राब्ते में इस फाइटर जेट के इंजन के लिए, ये कोई भी नहीं जानता। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि रशियन इंजन इस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया
किया जाए, और वो रशियन इंजन वही होगा जो आज से पहले चाइना अपने चेंगडू J-20 के अंदर इस्तेमाल करता था। उसके अलावा तुर्की रोल्स रॉयस के साथ भी राबते में इंजन के हसूल के लिए, लेकिन अभी किसी भी तरफ से तुर्की को हरी झंडी नहीं दिखाएगी, यानी तमाम मामलात बीच में फंसे हुए हैं। इस वजह से तुर्की के इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट लेट हुई। इसलिए अब तुर्की ने फैसला किया कि पहले हम इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को तो कंडक्ट करें, इंजन के मामले को हम बाद में देखते हैं। हो सकता है कि हम जिस इंजन के पीछे इस वक्त पड़े हुए हैं हमें उसकी जरूरत ही ना हो, बल्कि कोई और इंजन इस फाइटर जेट की तमाम जरूरियात को पूरा कर सकता हो। इसलिए तुर्की ने इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाने का फैसला कर लिया है, और हो सकता है इस महीने के आखिर तक या फिर अगले साल की जनवरी के महीने के अंदर अंदर इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा ली जाए। इस वक्त तुर्की मुकम्मल तौर पर तैयार है इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट के लिए। तुर्की को जिस वक्त ठीक लगेगा वो उसी वक्त उस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा देगा। इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होने के बाद ही इस फाइटर जेट के ऊपर बकिया तमाम टेस्टिंग की जाएगी और फिर ये सीरियल प्रोडक्शन के ऊपर जाएगा। इसलिए इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाना बहुत जरूरी है, और तुर्की अब वो ही करने जा रहा है। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।